हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का बुक नंबर 3 का लेसन नंबर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, इससे पहले जितनी वीडियोस थी सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं बुक नंबर 3 का लेसन नंबर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जानेंगे आखिर हमारे चैप्टर कहना क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मीन्स क्या होता है, कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमजोर राज्य पे अपना अगर उपनिवेश कर लो, से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उसकी जो है उसके ऊपर अपना कब्जा कर रहे। ठीक है, यानी कोई दूसरा देश आकर के किसी दूसरे देश पे अपना अधिकार कर ले, उस पर अपना शासन चलाए, वो हमारा उपनिवेश कहलाता है। देहात मीन्स क्या होता है, हमारा गांव वाला एरिया होता है। बाकी सरकारी अभिलेखों का इसमें अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सरकारी अभिलेख कौन से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिखे गए थे, जो भी बनाए गए, वो हमारे सरकारी अभिलेखों का अध्ययन है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आता है बंगाल और वहां के जमींदार। क्या आता है, बंगाल और वहां के जमींदार। ठीक है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई थी। बात करो औपनिवेशिक शासन की स्थापना की, तो सबसे पहले कहां पे हुई थी। सबसे पहले जो दूसरे देश के लोग हमें यहाँ पे आए, औपनिवेशवाद जो हुआ कहां पे हुआ, बंगाल में हुई। ठीक है, कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 में। कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 में। ग्रामीण समुदाय को पुनर्स्थापित किया गया। ग्रामीण समुदाय को पुनः स्थापित किया गया और भूमि संबंधित अधिकारों की नई नई व्यवस्था लागू की गई। यानी भूमि जो अधिकारों की जो नई नई व्यवस्थाएं थी, उनको लागू किया गया या फिर लाया गया। इस समय राजस्व प्रणालियां भी लागू की गई। इस समय क्या, राजस्व राजस्व मीन्स क्या था, हमारा टैक्स होता है। राजस्व मीन्स क्या है, कर या फिर टैक्स। तो क्या है, राजस्व प्रणालियां भी लागू की गई। वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वर्धमान में की गई एक नीलामी की घटना। तो वो वर्धमान में 1797 ईस्वी में एक जमीन की नीलामी की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल है। इस समय वर्धमान के राजा की संपत्ति बेची जा रही थी। ये क्यों बेची जा रही है, आपको आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, देखो वर्धमान जो था, वर्धमान एक जगह का नाम है जहां पे क्या है, 1797 ईस्वी में एक जमीन की नीलामी की जा रही थी। ठीक है, इस समय वर्धमान के राजा की संपत्ति को नीलाम किया जाता है। क्या कर रहा है वो, अगर कोई चीज नहीं चुका पा रहे थे तो उसका क्या, जमीन को नीलाम कर देते, जैसे बैंक वाले करते हैं ना, वैसी। तथा यह सब इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण हो रहा था। इस्तेमारी किसके कारण होता है, इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण हो रहा, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। इतना क्लियर। ठीक है, बाकी अभी देखो, अभी मोटा मोटा पढ़ेंगे, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इस्तेमारी बंदोबस्त जो लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था, 1793 में। इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में। ये आपको याद रखना, क्योंकि एक नंबर में आपका आ सकता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई राजस्व राशि। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उसके द्वारा तय की गई जो राजस्व राशि थी, हर जमींदार को समय रहते चुकाना पड़ता था। समय रहते चुकाना पड़ता था। यदि जमींदार ऐसा नहीं कर पाते थे, यदि जमींदार नहीं चुका पाते थे, तो क्या होता था, जमींदारों की जो भूमि होती, उसको नीलाम कर दिया जाता। सेम पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, 1797 में नीलाम की जा रही है घटना को हम देखते हैं। क्यों नीलाम किया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजस्व राशि जो तय की गई थी, उस राशि को जमींदार जब नहीं चुका पाते थे टाइम रहते, तो क्या करते, उनकी जमीन को क्या करते, नीलाम कर देते थे और अपना जो भी कर था, जो भी राजस्व था, वो ले लेते थे। ठीक है, भूमि को नीलाम करके। ठीक है, जिस समय नीलामी के लिए बोली लगाई जाती थी, जिस टाइम पे नीलामी के लिए जमीन की नीलामी के लिए, भूमि की नीलामी के लिए क्या था, नीलामी लगाई जाती थी, उस समय काफी जमींदार आया करते थे। उस टाइम में क्या, बहुत सारे जमींदार आया करते थे तथा ऊंची ऊंची बोलियां लगाते थे। तथा क्या कहते हैं, ऊंची ऊंची बोलियां लगाते, कोई 1 करोड़ बोल रहा है, कोई 2 करोड़ बोल रहा है, कोई 10 करोड़ बोल रहा है। ठीक है, ऐसे नीलामी के दौरान बोली लगाने वाले राजा के ही एजेंट हुआ करते थे। जब नीलामी होती थी ना, तो नीलामी के दौरान क्या होता है, राजा ही अपने एजेंट को वहां पे भेज देते नीलामी करने के लिए। लगभग कितनी 95% जो नीलामी होती थी, वो फर्जी होती थी। बिक्री क्या होती थी, फर्जी होती थी, नकली होती थी। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, देखो सारी चीजें क्लियर हैं, इसमें सारी चीजें जो है बहुत सरलता से लिखा गया, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, यानी कि जब कोई किसान जमींदार जब अदा नहीं कर पाता था अपने राजस्व, तो क्या क्या समस्याएं आती थी, क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ता था, वो देखने वाले हैं। ठीक है, वर्धमान के राजा की भूमि की बिक्री के साथ 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अन्य संपदाएं भी बेची गई। जो वर्धमान के राजा थे ना, उनके भूमि की बिक्री के साथ साथ में 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, उसकी और भी संपदा यानी और भी भूमि और भी संपत्ति को बेचा गया, नीलाम किया गया। इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में। ठीक है, इसके पश्चात 75% से अधिक संपदाएं बेची गई। जब स्थायी बंदोबस्त जब लागू हो गया, ठीक है, या फिर इस्तेमारी बंदोबस्त जब लागू हो गया, तब क्या था, 75% से अधिक संपदाएं बेची गई। ठीक है, 1770 के दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटों से घिर गई। 1770 के दशक में क्या हुआ, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी ना, वो क्या थी, संकटों से घिर गई। यहीं पर बार बार अकाल पड़ रहा था। आखिर अपना इतना सारा जो करीब 75% लोग जो है कर नहीं चुका पा रहे। क्यों नहीं चुका पा रहे? उसका कारण क्या था? 1770 के दशक में क्या हुआ था, दशक क्या होता है, 1770 से लेकर के, ठीक है, 1770 से लेकर के 1789 तक चलने वाला ये हमारा दशक होता है। ठीक है, तो दशक में क्या था कि जो संकटों से सब लोग घिर गए थे, क्योंकि बार बार क्या पता अकाल पड़ा था, बारिश होनी थी, फसल उग नहीं पा रही थी, बेच नहीं पा रही, तो राजस्व आखिर देंगे, आखिर किसान जमींदार को टैक्स देंगे कहां से? जब जमींदारों के किसानों के पास खुद ही खाने को नहीं है, तो जमींदार कैसे लेगा? और जब जमींदार नहीं लेगा तो वो जमीन आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे देगा? तो इसलिए इनकी जमीन को नीलाम किया जाता था। खेतों की पैदावार जो थी घटती जा रही थी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंग्रेजों के द्वारा यह सोचा जा रहा था कि स्थायी राजस्व प्रणाली में से समाज में सुधार आएगा। यानी अंग्रेजों का यह मानना था, या वो लोग जो थे ये सोच रहे थे कि हमने जो स्थायी राजस्व लगाया है, इससे क्या हुआ, समाज का सुधार हुआ। अंग्रेजों को लगा इस व्यवस्था को से स्थायी कर में बढ़ोतरी होगी। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि इस व्यवस्था से क्या हुआ, जो स्थायी कर है ना हमारा नाला, उससे क्या बढ़ोतरी होगी अगर हम फिक्स कर देंगे तो। ठीक है, तथा अंग्रेजों ने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया, तथा क्या हुआ, अंग्रेजों कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि वह कर को एकत्रित कर सके, ताकि वो क्या करें, कर को एकत्रित कर सके, इकट्ठा कर सके। जिस कारण तालुकदारों व जमींदारों को इस कार्य के लिए चुना गया। जिस कारण क्या, तालुकदारों और जमींदारों को इस काम के लिए चुना गया। तथा एक जमींदार के अधीन करीब 400 गांव आते थे। तथा एक जमींदार के अधीन यानी उसके अंदर में कितने आते, 400 गांव आते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार की राजस्व राशि तय कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार की क्या एक राजस्व राशि तय कर दी थी कि अगर आपके अंदर 400 गांव, आपके अंडर में 400 गांव आ रहे थे, मुझे आपसे मंथली या फिर आप कह सकते हो सालाना मुझे कितना चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, ऐसे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब यह जमींदार के ऊपर निर्भर था कि वह किस जगह से कितना राजस्व ले सकता है। देखो, एक जमीन जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या किया, जमींदारों को बता दिया कि मैं तुमसे भाई 1 करोड़ रुपए सालाना लूंगा। अब ये बात जो थी कि किसानों को पता नहीं हमें 1 करोड़ ही देना है, तो जमींदार क्या करते हैं, उनसे ज्यादा कर भी ले लेते थे, जो कि वो अपना पैसा बचाते थे। वो अपना ज्यादा कर भी लेके रखते, यानी उनको देना, अंग्रेजों को देना तो हमें 1 ही करोड़ है, हमें वसूलना है, कितना भी वसूल सकते हैं, हम 1.5 करोड़ वसूल ले, 2 करोड़ वसूल ले। ठीक है, अंग्रेजों को क्या चाहिए, उन्होंने फिक्स कर रखा, उनको तो 1 करोड़ ही चाहिए, चाहे तुम ज्यादा करो चाहे कम करो। कम करो तो अपनी जेब से भरो, ज्यादा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी जेब में भर लो, है ना। ठीक है, जमींदारों से यह आशा की जाती थी कि नियमित रूप से राजस्व की रकम का भुगतान करे, राजस्व का क्या करे, भुगतान कर दे। अन्यथा यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। उनकी संपत्ति क्या की जाएगी, नीलाम की जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? राजस्व राशि को भुगतान करने में जो जमींदार क्यों चूक करते, क्यों नहीं कर पाते थे? ठीक है, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जमींदारों से उम्मीद करते थे कि निर्धारित भू राजस्व की मांग से वित्त सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, और वे अपनी संपदा में सुधार के लिए प्रेरित होंगे। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जमींदार थे, उन्हें यह उम्मीद थी कि निर्धारित जो भू राजस्व की मांग है, यानी जो भी निर्धारित किया गया भू राजस्व की मांग है, उससे क्या होगा, हमारे पास वित्त सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। हमारे पास क्या होगा, वित्त पैसा बचे। उनके अंदर जमींदारों में क्या होता है कि हम भाई 1.5 करोड़ वसूले, 50 करोड़ हमारा तो बचना ही बचना है। तो क्या होता है, उनके वित्त सुरक्षा की यानी अपने पास बचाने की क्या एक भावना उत्पन्न होती थी, और वह अपनी संपदा में सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। वो क्या कहते हैं, हम अपनी संपत्ति को और बढ़ा लेंगे, उसमें सुधार करने के लिए प्रेरित होते थे। इतना क्लियर है? ठीक है, यह उम्मीद झूठी निकली। यह उम्मीद क्या थी, झूठी निकली, क्योंकि 1793 के बाद जमींदार राजस्व की मांग को पूरा जमा नहीं कर पाए और उनकी बकाया राशि भी बढ़ती चली गई। यानी कि देखो क्या हुआ,
उन्होंने ये उम्मीद की थी कि हम ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे, हम बाकी पे लेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, जो हमारी जो राजस्व राशि, जो हमारी संपदा उसमें भी हम सुधार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 1793 में क्या हुआ, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो पाई, फसल मर गई। उस वजह क्या हुआ, जमींदार राजस्व की मांग को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, राजस्व की क्या हुआ, अभी मुझे देना है अंग्रेज को 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 CR में लिख देता हूँ, 1 करोड़ रुपए देना है, ठीक। अभी मेरे पास 90 लाख रुपए हुए, तो मैंने 90 लाख रुपए पे कर दिया, मेरे जेब में कुछ भी नहीं बचा, मेरे ऊपर 10 लाख का क्या हो गया, उल्टा कर्ज हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट टाइम कि और कम हो गया, नेक्स्ट टाइम और कम हो गया, तो क्या हो गया, अगर मैं 70 पे किया, कितना हो गया, 30 और 10 वो 40। तो हमारे पास क्या हुआ, जो बकाया राशि थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, जमींदारों की विफलताओं की बहुत सी वजह थी। जो जमींदार थे ना, उनकी जो विफल होने की, यानी कर को ना चुका पाने की बहुत सारी वजह थी। सबसे पहली वजह क्या है, आरंभिक मांगे, यानी शुरुआती जो मांगे थी ना, बहुत अधिक होती थी। 1793 में जब इसे लागू किया गया, उस समय पैदावार के मूल्य बहुत कम थी। जब 1793 से लागू किया गया ना, उस टाइम पे पैदावार की जो मांग थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। राजस्व एक समान नहीं होता था, जो राजस्व था ना, एक समान नहीं रहता था। पैदावार अच्छी हो या ना हो, राजस्व की राशि ठीक समय पर अदा करनी पड़ती थी। यानी कि हमारे पास राजस्व जो है इकट्ठा ढंग से हो या ना हो, फसल की अच्छी पैदावार हो या ना हो, हमें राजस्व मिले या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं था अंग्रेजों क्या था, उनको ठीक टाइम पे क्या है, अपना जो था हमें कर अदा करना था, राजस्व अदा करना था। अगर नहीं करते थे तो क्या होता था, जमीन की नीलामी की जाती थी। अधिकारियों के द्वारा सूर्यास्त विधि को लगाया गया था। जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनके द्वारा क्या गया, सूर्यास्त विधि लगाया गया था। सूर्यास्त विधि के अंतर्गत क्या आता है कि आपको एक दिन का टाइम दे दिया जाता है कि आपको शाम सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो राजस्व राशि जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जमीन की नीलामी कर दी जाएगी, ठीक है। सूर्यास्त विधि को लगाया गया। इसके हिसाब से यदि निर्धारित तिथि तक सूर्यास्त तक राशि अदा नहीं की जाती थी तो जमींदारों की भूमि नीलाम कर दी जाती थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने जमींदारों की शक्ति सीमित कर दी थी। जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने क्या किया, जमींदारों की शक्ति को क्या किया, सीमित कर दिया था। अंग्रेजों ने जमींदारों की सैन्य टुकड़ियां भंग कर दी थी। अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां थी ना, उसको क्या कर दिया था, उसको उन्होंने भंग कर दिया था, हटा दिया था। जमींदारों की कचहरी, यानी जो पंचायत वगैरह करते कचहरी, कोर्ट कचहरी, कंपनी द्वारा नियुक्ति प्राप्त कलेक्टर के प्रबंध में रख दिया था। यानी उसका जो कंपनी था ना, उन्होंने क्या एक कलेक्टर दिया कि तुम्हारी जो भी कचहरी है वो यही सॉल्व करेंगे, जो भी मसला है यही सॉल्व करेंगे, बाकी तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। जमींदारों से स्थायी न्याय की शक्ति भी छीन ली गई। जमींदार जहाँ पे रहते थे गाँव बस्ती में, वहां पर जो स्थायी न्याय करते थे ना, उसकी शक्ति भी छीन ली थी। किन्होंने, अंग्रेजों ने। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फसल खराब हो जाने के बाद किसान जमींदारों को कर नहीं चुकाते। यहाँ पे किसान, यहाँ किसान नहीं आएगा, यहाँ पे किसान आएगा, ठीक है। किसान जो थे जमींदारों को कर नहीं चुकाते थे। जब किसानों की फसल ही खराब हुई तो पैसा कहाँ से लाएगा, सारा पैसा उसने फसल में लगा दिया, खेती में लगा दिया। अब फसल खराब हो गई, फसल अकाल पड़ गया, बारिश ना, सूखा पड़ गया, फसल में बाढ़ आई, पानी बह गया, तो आखिर किसान कहाँ से देगा कर। तो इस वजह से कर नहीं चुका पाते थे। तो क्या, जिससे जमींदारों पर क्या मुसीबत आ जाती थी, जिससे जमींदारों पर क्या थी, मुसीबत आ जाती थी। किसान जानबूझकर भी कर नहीं चुकाया करते थे। कभी कभार ऐसा हो, किसान जानबूझकर भी कर नहीं चुकाते, उन्हें मजा आता था कि इनकी जमीनें बिक रही हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पिट्ठू कौन थे, ये हमारे जमींदार ही तो थे, ठीक है। बाकी हमने जो है, हम 11 चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। राजस्व एकत्रित करते समय जमींदारों का एक अधिकार, जिसे साधारण अमल करते थे, जिससे साधारण था वो क्या करते, अमल करते, उसी पर अमल करते थे। अमीर किसान तथा गरीब के मुखिया, अमीर किसान तथा गांव के मुखिया, जो अमीर किसान थे तथा गांव का जो मुखिया था वो जोरदार तथा मंडल जमींदारों को परेशानी में देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जो अमीर किसान थे वो, और जो गांव का जो मुखिया था ना वो जोतदार, यहाँ पे जोतदार आएगा, जोरदार नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जोतदार आएगा। जोतदार था मंडल जो था, जमींदारों को परेशानी में देख करके बहुत ज्यादा खुश होते, प्रसन्न होते थे, क्योंकि जमींदार उन पर सरलता से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। क्योंकि जो जमींदार थे ना, वो सरलता से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे उन पर, ठीक है। जमींदारों को रकम का भुगतान न करने वालों पर मुकदमा चलाने का अधिकार था। जो जमींदार लोग थे ना, उन्हें क्या था, समय पर भुगतान ना कर पाने पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन न्यायिक परंपरा
पराक्रम लंबा होता है, परंतु ये न्याय यानी न्याय करने की जो पराक्रम था, प्रक्रिया थी, वो बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती थी। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जोतदारों का उदय। क्या आता है, जोतदारों का उदय। यहाँ पे देखो किसान जब परेशान होने लगे, जोतदार भी थे गांव में और मंडल भी थे। तो देखो जोतदारों का अब होता है उदय, किसका होता है आगमन, जोतदारों का। धनी किसानों को जोतदार कहा जाता है, धनी किसान क्या है, जोतदार कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के आखिर में जहां एक तरफ बहुत से जमींदार मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमीर किसानों के कुछ दलगांव में अपनी स्थिति मजबूत बनाते जा रहे थे। यानी कि क्या है, जहां पर देखो धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था 18वीं शताब्दी के आखिर में, जहां पे एक तरफ जो किसान जो जमींदार था वो मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्या जो अमीर किसान थे ना, वो क्या करते हैं, अपने कुछ ऐसे दल थे जो कि गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाते जाते, अपने जो है स्थिति को बरकरार कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। ठीक है, जमींदार परेशानी थे, जमींदार परेशान थे, जो जमींदार थे ना वो लोग परेशान थे, क्योंकि उनकी जमीनें क्या होती है, नीलाम होती जा रही थी, क्योंकि ऐसे जोतदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, ऐसे जोतदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जोतदार आएगा, जोरदार नहीं आएगा, ठीक है। जोतदारों की जो संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी और वह धनी होते जा रहे थे, और वे क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ऐसे किसानों के पास बड़े बड़े रकबे यानी कि रुतबे तथा जागीरें थी, यानी जमीन जायदाद थी, यानी जागीर थी, पहचान थी अपनी, है ना, ठीक है। स्थायी व्यापार और साहूकारों पर भी उनका नियंत्रण था। स्थायी व्यापार प्लस जो साहूकार थे उन पर भी उनका नियंत्रण था, किसका, जोतदारों का। और वह गरीब किसानों का भी शोषण करते थे, और क्या कहते थे, गरीब किसानों का भी शोषण करते थे। जोतदार गांव में रहा करते, जो जोतदार थे वो कहाँ रहा करते थे, गांव में निवास करते थे, ठीक है। और गरीब किसानों पर अपना नियंत्रण करते थे, गरीब किसानों क्या कहते, अपना नियंत्रण, अपना अधिकार जमाते थे। जमींदार शहरों में रहा करते, जो जमींदार तो कहाँ रहते थे, शहरों में रहा करते थे। देखो जोतदार आखिर जो है, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जोतदार आखिर कैसे इतना ज्यादा फल फूल कैसे, इतना अमीर कैसे हुआ, क्योंकि देखो जो जोतदार था ना, पैसे वाली पार्टी तो थी ही, वो क्या है, जब जमींदारों की जब भूमि को नीलाम करते थे अंग्रेज लोग, तो जोतदार क्या कहते, जाकर उसको खरीद लेते थे। तो क्या हुआ, जो अंग्रेज की जो जमींदार के पास जो पावर थी ना, वही पावर किसके पास चली जा रही थी, जोतदारों के पास। इसलिए जोतदार क्या है, अमीर होते जा रहे थे, शक्तिशाली होते जा रहे थे। गांव में उनकी शक्ति खत्म होती जा रही थी। जो शहरों में जो जमींदार थे ना, उनकी शक्ति क्या थी, गांव में उनकी जो शक्तियां थी वो खत्म होती जा रही थी। कर बढ़ाए जाने पर जोतदार जमींदारों का विरोध करते थे। जो कर जब बढ़ाते थे ना, तो जमींदार जब कर को बढ़ाते थे तो उस टाइम पे उनका विरोध कौन करता था, जोतदार उनका जमकर विरोध करता था, तथा वह किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काते थे। जो जोतदार थे ना, वो क्या करते थे, किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काते थे, तथा जमींदारों की जमीन नीलाम की जाती थी। जमींदारों की जमीन थी ना, उसको नीलाम किया जाता था। तो जोतदार उनकी जमीनें खरीद लिया करते, जोतदार क्या करते, उनकी जमीनों को परचेस कर लेते थे, खरीद लेते थे। किसान और मुखिया भी धनी हो गए, किसान और मुखिया भी धनी हो गए, और ऐसे में जमींदारों का पतन हो गया। ऐसे में क्या हुआ, जमींदारों का पतन हो गया। अब देखो जो एक बार अमीर हुआ है वो वापस इतनी जल्दी गरीब तो होगा नहीं। अब देखो वापस से आएगा, जमींदारों की ओर से एक प्रतिरोध, यानी जमींदारों की ओर से एक अपना प्रतिरोध करने के लिए वो लोग आए, अपने आप को बचाने के लिए सामने आए, ठीक है। तो देखो क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, जो दारू और किसानों के जोतदारों, सॉरी यहाँ पे जोतदारों ने ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जोतदारों, ठीक है। क्या आएगा, जोतदारों, ठीक है। जोतदारों और किसानों के प्रयास से जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। जोतदारों और किसानों की जो जमींदारों की जो सत्ता थी वो समाप्त नहीं हुई। जो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने नीलामी से बचने के लिए नए नए रास्ते तरकीबें निकाली। उन्होंने जमींदारों की जो जमीन जो नीलाम होती थी उससे बचने के लिए क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि बहुत अलग अलग उन्होंने क्या हुआ, बचने के तरीके निकाले, कैसे बचा जा सकता है नीलामी से। अब हम देखेंगे आखिर जमींदार जो थे वो जब वापस आए, एक बार उभर के फिर वापस आए, तो उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, अपनी आखिर वो जागीर को कैसे बचा रहे थे, अपनी संपत्ति को किस तरीके से बचाने का उन्होंने क्या नया तरीका ढूंढा था। तो देखो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जमींदार फर्जी बिक्रियों का सहारा लिया करते हैं। जमींदार क्या कहते हैं, फर्जी बिक्रियों का सहारा लिया करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 95% से ज्यादा जो बिक्रियां थी क्या होती थी, फर्जी हुआ करती थी। क्या होती थी, फर्जी हुआ करती थी। 95% से अधिक जो बिक्री होती थी वो फर्जी होती थी, ठीक है। तथा जमींदारों ने इस बात का लाभ उठाया। जमींदारों ने क्या हुआ, इस बात का लाभ उठाया। कंपनी ने यह फैसला ले रखा था कि स्त्रियों की संपदा को छीना नहीं जाएगा। यानी कि देखो जमींदारों ने किस बात का फायदा उठाया,
उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि उन्हें पता था, जमींदार जो अंग्रेज थे ना, उनकी एक ये नीति थी कि जो भी भूमि, जो भी क्या है संपत्ति स्त्री के नाम पे है, उसे नीलाम नहीं किया जाएगा, उसको किसी प्रकार का कोई कर पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इन्होंने कहा था, अंग्रेजों की नीति थी, ठीक है, पॉलिसी थी। स्त्री की संपदा को छीना नहीं जाएगा। अपनी संपत्ति अपनी माता और पत्नियों के नाम करवा दिए जाते करते थे। जो जमींदार थे ना, वो अपनी संपत्ति को, अपने जागीर को, अपने घर को, भवन को बचाने के लिए क्या करते, अपनी संपत्ति को अपनी पत्नियों और बहनों और माताओं के नाम कर देते थे। संपत्ति नीलाम के समय जमींदारों द्वारा फर्जी बिक्रियां करवाई जाती थी। जब संपत्ति की नीलामी होती थी ना, उस टाइम पे क्या था, फर्जी बिक्रियां करवाई जाती थी। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। अपने एजेंटों के द्वारा जमींदार के आदमियों ने ही दूसरे खरीदारों की तुलना में ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर उस संपदा को खरीद लिया। यानी कि जो जमींदार थे वो लोग क्या करते, अपने ही एजेंट बैठा देते थे उस बोली में, ठीक है। जब आदमी उसकी बोली लगाते, दूसरे खरीदारों की तुलना में क्या करते थे, जो जमींदार के जो एजेंट होते ना, वो कहते ऊंची ऊंची बोलियां लगाते थे और उस जमीन को अपने अंदर में कर लेते थे या फिर वो ले लेते थे। कई बार तो जमींदार लठियालों का भी सहारा लेते थे। लठियाले कौन होते? जो लठ बजाते हैं ना, जैसे नीलामी होने वाली इस गांव में, ठीक है, मान लेते यहाँ ए गांव है, यहाँ पे नीलामी होने वाली है, ठीक है, तो बी है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, इन सारे गांव से क्या करते हैं, लोग आएंगे ए गांव में जमीन की खरीदारी करने के लिए। लेकिन सीमा पर ही क्या होते थे, कुछ लठियाले खड़े कर दिए जाते थे जमींदारों के द्वारा, ताकि बी सी डी गांव के जो लोग हैं वो लोग यहाँ आके जमीन को ना खरीद सके, ठीक है। बहुत से किसान शहरी लोगों को आने नहीं देते थे जो जमींदारों का साथ दे, क्योंकि जमींदार क्या थे, अच्छे भी थे, और कुछ जमींदार अच्छे थे, बाकी तो ऐसी शोषण करते थे। तो क्या था, जमींदार जो थे ना, वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, लठियालों का सहारा लेते थे। प्लस क्या था, किसान भी शहरी लोगों को आने नहीं देते थे, क्योंकि जमींदार उनकी मदद करते, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, उनकी मदद करते, थोड़ा बहुत रहम तो खाते ही थे। 19वीं शताब्दी में मंदी का दौर समाप्त हो गया। 19वीं शताब्दी क्या हुआ, मंदी का दौर समाप्त हो गया। तो जो व्यक्ति 1990 के दशक की तकलीफों को झेल आया था, उसे अब सफलता मिल रही थी। जो व्यक्ति 1790 की जो दृश्य की जो तकनीकें, उस टाइम की जो तकलीफें थी, उसको जब झेल के आ गया था, तो अब उसको सफलता मिल रही थी, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। तथा उन लोगों ने अपनी सत्ता मजबूत कर ली, तथा उन लोगों ने क्या, अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। कितने के लिए? ठीक है। इस समय राजस्व में भुगतान नियम लचीला बना दिया गया। इस समय पर क्या हुआ, राजस्व यानी कर का जो भुगतान करने का जो नियम था, उसको लचीला बना दिया गया था। जमींदारों की सत्ता मजबूत हुई। जमींदारों क्या हुआ, सत्ता जो है मजबूत हुई। लेकिन 1930 में फिर वही हाल हुआ। 1930 में फिर वही हाल हुआ। वहां पर अब जोतदार भी मजबूत हो गए थे। वहां पर भी क्या है, जोतदार भी क्या हो चुके थे, मजबूत हो चुके थे। जोतदार भी एक अपनी अपनी पहचान बना चुके थे लोगों के मन में, ठीक है। पुराने किसान बाहरी लोगों अर्थात नए खरीदारों को भूमि में प्रवेश ही नहीं करने देते थे। जो पुराने किसान थे ना, वो क्या करते, बाहरी लोगों अर्थात नए खरीदारों क्या करते थे, जमीन में अपनी गांव में प्रवेश ही नहीं करने देते, वो बाहर सीमा से ही भगा देते थे। वह पुराने जमींदारों से जुड़ाव महसूस करते। जो जमीन किसान थे ना, वो क्या करते, पुराने जमींदारों से अपना जुड़ाव महसूस करते, अपना संबंध महसूस करते थे, तथा उनके प्रति वफादार रहते, उनके प्रति क्या रहते, वफादार रहते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट सन 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। जो पांचवी रिपोर्ट थी सन 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से एक पांचवी रिपोर्ट, यानी 5वें नंबर की रिपोर्ट थी। इससे पहले भी 4 रिपोर्टें बन चुकी, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम क्या था, 5वीं रिपोर्ट था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और गतिविधियों के विषय में निर्मित की गई थी। यानी कि ये जो रिपोर्ट था, जो इस रिपोर्ट को किसके बारे में निर्मित की, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासन के, उसका प्रशासन कैसा था, ठीक है, उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों के विषय में क्या इसको निर्मित किया गया था। किसको, 5वीं रिपोर्ट को। यह रिपोर्ट 1002 पन्नों में थी। ये जो रिपोर्ट थी कितने पन्नों में बटी हुई थी, 1002 पन्नों में थी। इसके 800 से ज्यादा पृष्ठ जमींदारों, किसानों तथा सरकारी कलेक्टरों की अर्जियां थी। यानी कि इसके जो 800 से जो ज्यादा पृष्ठ थे, पेज थे, उसमें जमींदारों थी, ठीक है, जमींदारों के बारे में, किसानों के बारे में तथा सरकारी कलेक्टर की अर्जियां शामिल थी। अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की राजस्व सूचियां मिलती है। अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग कलेक्टरों की जो राजस्व की सूचियां है ना, वो भी हमें देखने को मिलती है। किसमें, 5वीं रिपोर्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 के दशक में बंगाल के शासन में
कदम रखा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसने क्या हुआ 1760 के दशक में बंगाल के प्रशासन में अपना क्या रखा, कदम रखा या पहुंचा। उस समय इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। यानी जब उन्होंने नजर रखा, जब कदम रखा, तो उस टाइम पे क्या हुआ, यानी कि 1760 के दशक में क्या हुआ, इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर बारीकी से, बहुत ही गहराई से क्या हुआ, नजर रखा कि इसकी क्या क्या बातें हैं या क्या क्या ये इसकी इनकम का सोर्स है। क्योंकि इससे क्या होता, बस ईस्ट इंडिया, जब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उससे बस ईस्ट इंडिया को ही फायदा होता, बाकी इंग्लैंड को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए वहां के लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध भी कर रहे थे। ब्रिटिश में बहुत से समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एक अधिकार का विरोध करते थे। यानी एक अधिकार, यानी ब्रिटिश पास क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑनर था उसी को पैदा होता है, ब्रिटिश को ही उसका एक अधिकार का क्या है, विरोध कर रहे थे। तथा ब्रिटेन के व्यापारी भारत से व्यापार करना चाहते, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो क्या करना चाहते थे, भारत से व्यापार करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही उसने अपना एक अधिकार कर रखा था कि भारत पर सिर्फ हम ही अपना क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये एक अधिकार की वजह से क्या, बाकी लोग भी इससे तंग थे। तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन भी क्या कहता है, भारत के साथ में अपना व्यापार करना चाहता था और बाजार के नए रास्ते खोलना चाहता था, बाजार के नए रास्ते को उत्पन्न करना चाहता था, खोलना चाहता था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत से राजनीतिक समूह तथा व्यापारियों का यह कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, ना कि पूरे ब्रिटिश को, ना ही कि पूरे ब्रिटिश को। यानी बहुत से राजनीतिक समूह का ये कहना था, कि व्यापारियों का ये कहना था, राजनीतिक समूह था प्लस व्यापारी थी, ठीक है, इनका ये कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है उसका लाभ सीधे से सिर्फ किसको हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है, ना कि पूरे ब्रिटिश को हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भ्रष्टाचार और कुशासन के बारे में ब्रिटेन के अखबारों में छाप दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भ्रष्टाचार था ना उसके बारे में, प्लस जो उसका कुशासन था यानी बेकार शासन जो था उसके बारे में क्या हुआ, ब्रिटेन के अखबारों में छाप दिया गया या फिर प्रिंट कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ समितियों की नियुक्ति की, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कुछ समितियों की नियुक्ति की और आदेश दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत करे। और यह आदेश दिया कि ब्रिटिश ने जो भी काम कर रही है, जो भी कामकाज कर रही है, जो भी बिक्री हो रहा है, जो भी टैक्स, जो भी कर आ रहा है, राजस्व आ रहा है, उन सभी का में क्या क्या ब्यौरा प्रस्तुत करे। 5वीं रिपोर्ट एक इसी प्रकार की रिपोर्ट थी जो एक परवर समिति के द्वारा निर्मित की गई थी। यानी कि 5वीं रिपोर्ट थी ना वो इसी प्रकार की एक रिपोर्ट थी जो क्या है, परवर समिति के द्वारा इसको निश्चित की गई, अंग्रेज के द्वारा इसको लिखी गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप का ब्रिटिश संसद का एक फैसला था। यानी कि यह रिपोर्ट जो था ना, भारत में जो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके शासन पे के स्वरूप पर क्या था, ब्रिटिश संसद का यह एक क्या था, फैसला था। यानी वो ये फैसला दे चुकी थी कि एक अधिकार की वजह से क्या हुआ, तुमने हमारे रास्ते बंद कर रखे हैं, ये एक अधिकार की बात हो रही थी। इस रिपोर्ट में सभी उपलब्ध साक्ष्य बहुत ही बहुमूल्य है। इस रिपोर्ट में 5वीं रिपोर्ट में जो भी साक्ष्य उपलब्ध है ये सभी क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है या बहुमूल्य है। लेकिन इसे सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन इसे क्या है, सावधानी पूर्वक से हमें पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसे अंग्रेजों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। 5वीं रिपोर्ट में ध्यान से क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे अंग्रेजों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। क्या कोई अपने बारे में गलत लिखेगा, नहीं लिखेगा, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होता है। इसीलिए हमने क्या किया, उसके आसपास के मौजूद जितने भी राज्य थे ना, उन सभी जगहों पर जितने भी हमें अभिलेख मिले, साक्ष्य मिले, सभी को हमने उठाया और उसके बारे में लिखा। क्योंकि देखो, दूसरे की बुराई कौन लिख सकता है, दूसरा वाला ही लिख सकता है। इतना क्लियर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफी लंबा हो चुका है, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आने वाला जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम पढ़ेंगे कुदार और हल, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।